तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पार्ट 3 जो भैक आप लोगों का है, भैक जिसमें पढ़ना है आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग इंडिया। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इंडिया पढ़ना है, उसका पार्ट यहाँ पर हम लोग 3 करने वाले हैं। इससे पहले मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया हूँ, यदि उसको नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, काफ़ी वीवीआई चैप्टर वाइज क्वेश्चन मैं करा दिया हूँ और मोस्ट वीवीआई 50 क्वेश्चन करवा दिया हूँ, और पार्ट 2 में यहाँ पर 80 क्वेश्चन करवा दिया हूँ। ठीक है, दोनों को देख लीजिएगा। और आज के इस वीडियो में हम लोग मोस्ट वीवीआई फिर से क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए, यहाँ पर आप लोग कह रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आंसर करवा दीजिए अंडरस्टैंडिंग इंडिया का। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर देख लीजिए, जो सिलेबस है रांची यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, उसमें यहाँ पर दिया हुआ है कि ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पर एग्जाम होगा। ठीक है, 1 मार्क्स वाले। तो आप लोगों का यहाँ पर आ रहा, तो कमेंट की इसका सब्जेक्टिव भी करा दीजिए, सब्जेक्टिव करा दीजिए। तो आप लोग सिलेबस देख लीजिए, सिलेबस में आप लोगों का यहाँ समय 1.5 घंटा है। ठीक है, और 50 क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स वाले। यहाँ पर सब दिया हुआ है, देखिए, देयर विल बी 50 क्वेश्चन इन द फर्स्ट पेपर। जो फर्स्ट पेपर होगा उसमें 50 क्वेश्चन दिया रहेगा, और प्रत्येक जो क्वेश्चन रहेगा 1 मार्क्स का रहेगा। और आप लोगों का एग्जाम यहाँ पर OMR सीट में होगा। ठीक है, बैक का जो एग्ज़ाम होगा वो OMR सीट में होगा। यहाँ पर सिलेबस में दिया हुआ है आप लोगों को, तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, आप लोगों का ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा। ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, और जो सही होगा उसको OMR सीट में रखना है। ठीक है, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव कर लीजिए। और यदि इसका जो नोट चाहिए, इंग्लिश में चाहिए जिन बच्चों को, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर लिख लीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9301483451। ठीक है, ये मेरा नंबर है, आप लोग इसको लिख लीजिए। यदि आप लोगों का जो नोट चाहिए इसका इंग्लिश में चाहिए, तो आप लोग को यहाँ पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। मैं इसका नोट जो है पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जो तीनों पार्ट है सभी का मैं यहाँ पर PDF प्रोवाइड कर दूंगा व्हाट्सअप में। ठीक है, तो चलिए आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यूनिट 1 है। ठीक है, यूनिट 1 से आज के जो क्वेश्चन है उसमें 4 ऑप्शन में लाया हूँ। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जो सही है उसका आंसर आप लोग करना है। तो आप लोगों को क्वेश्चन इसी प्रकार से होगा। तो पहला यूनिट का नाम है इंट्रोडक्सिंग इंडिया, यानी कि भारत का परिचय। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि भारत नाम की उत्पत्ति किस पौराणिक राजा के नाम पर मानी जाती है। तो जो भारत जो नाम उत्पत्ति हुआ, देश का हमारा जो नाम भारत पड़ा है, वो कैसे पड़ा है, तो राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र। ठीक है, किसका पुत्र, राजा दुष्यंत और शकुंतला के जो पुत्र थे राजा भरत, उन्हीं के नाम पर भारत देश का नाम पड़ा। ठीक है, ये सब जो क्वेश्चन है मैं करवा दिया हूँ पार्ट 1 में, और पार्ट 2 दोनों में करवा दिया हूँ। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैच होंगे और कुछ क्वेश्चन जो है वो अलग से भी आएंगे, तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा अच्छे से। यदि आप लोग इतना कर लेते हैं, और मैं पार्ट और 4 लेकर आऊँगा, जिसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको मैं करवाऊँगा। ठीक है, तो उसको भी कर लीजिएगा, और पार्ट 3 अभी मैं करवा दे रहा हूँ। तो चलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्राचीन यूनानी यानी कि ग्रीक्स ने सिंधु नदी यानी कि इंडस के कारण भारत को किस नाम से पुकारा। तो इंडस के कारण भारत को इंडिया कहा गया। ठीक है, इंडिया कहकर उन लोग पुकारे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन बौद्ध और जैन ग्रंथों में, प्राचीन बौद्ध और जैन ग्रंथों में भारत का क्या नाम मिलता है। तो प्राचीन जो भारत का नाम है वो जम्बूद्वीप है। ठीक है, जम्बूद्वीप भारत को पहले कहते थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के भौगोलिक स्थिति किस महाद्वीप में स्थित है। तो भारत का जो भौगोलिक स्थिति है वो कहाँ पर है, एशिया में। एशिया महाद्वीप जो महाद्वीप है वो वहाँ पर भारत स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि इंडो आर्यन का आगमन भारत के किस काल में हुआ था। तो जो इंडो आर्यन थे, इंडो आर्यंस, वो भारत के वैदिक काल में आए थे। ठीक है, और वैदिक काल कब से कब माना जाता है, तो जो वैदिक काल है उसको 1500 BC से 1500 BC से यहाँ पर 600 BC मानते हैं हम लोग वैदिक काल। तो वैदिक काल में ही जो इंडो आर्यन थे वो भारत में आते हैं। ठीक है, और चलिए अगला क्वेश्चन है कि कुषाण वंश यानी कुषाण डायनेस्टी का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने भारतीय संस्कृति में योगदान दिया। तो कनिष्क था। कुषाण वंश का जो प्रसिद्ध शासक था वो कनिष्क था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शकों और हुनों के आक्रमण के बावजूद भारतीय संस्कृति की क्या विशेषता रही। तो यहाँ पर बाहरी संस्कृतियों का समावेश और समन्वय दोनों यहाँ पर देखने को मिला। जो बाहरी संस्कृति था उनका यहाँ पर समावेश और समन्वय दोनों देखने को मिलता है भारत की संस्कृति में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में शून्य यानी कि जीरो और दशमलव प्रणाली का आविष्कार किसने किया था। तो जो जीरो था और दशमलव प्रणाली था वो आर्यभट्ट ने किया था। जो भारत के गणितज्ञ थे आर्यभट्ट ने, उन्होंने यहाँ पर शून्य और दशमलव पद्धति, ठीक है, डेसिमल और जीरो का वहाँ पर प्रणाली आविष्कार किए थे। ठीक है, जीरो और डेसिमल नंबर का। अगला क्वेश्चन है कि चरक संहिता किस क्षेत्र से संबंधित प्राचीन ग्रंथ है। तो जो चरक संहिता है
वो यहाँ पर आयुर्वेद से है। ठीक है, चिकित्सा से संबंधित है चरक संहिता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी के जनक के रूप में प्राचीन भारत में किसको जाना जाता है? तो जो सर्जरी है, सर्जरी को किसको मानते जनक? तो यहाँ पर सुश्रुत, जो महर्षि सुश्रुत थे, उनको शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी का जनक मानते हैं। ठीक है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आयुर्वेद का जनक किसे माना जाता है। मैं पार्ट 2 जो वीडियो था उसमें बता दिया हूँ कि जो आयुर्वेद था, आयुर्वेद का जनक किसको माना जाता है, वो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है। और योगा का जनक कौन है? तो महर्षि पतंजलि जो है वो योगा का जनक है। इसको भी याद कर लीजिएगा। ये सारा मैं क्वेश्चन करवा दिया हूँ आप लोगों को, तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत के लिए हिंदुस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किन्होंने किया था? तो जो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किए थे कौन है? ईरानी। ठीक है। और अरब, जो फारसी थे, और फारसी और अरब जो थे वो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.4% है। ठीक है। 2.4% है जो पूरा विश्व का जो क्षेत्रफल है, पूरा विश्व के क्षेत्रफल में मात्र केवल 2.4% भारत ही अपना स्थान घेरता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि किस गोलार्ध यानी कि हेमिस्फेयर में स्थित है? तो भारत कैसा है? उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। ठीक है। कई बार ऑप्शन में दिया जाता है उत्तरी गोलार्ध बस रहता है, पूर्वी नहीं रहता है। तो अगर उत्तरी रहे तो मार दीजिएगा आप लोग उत्तरी, और उत्तरी पूर्व रहे तो उत्तरी पूर्व को मारिएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में भारत की नदियाँ में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो ऋग्वेद में सबसे जो पवित्र नदी है वो मानते हैं सरस्वती नदी। जो सरस्वती नदी है उसको प्राचीन भारत जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद ग्रंथ में सबसे यहाँ पर पवित्र नदी माना जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन खगोल शास्त्री यानी कि वराहमिहिर द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो वराहमिहिर द्वारा रचित जो ग्रंथ है वो कौन है? यहाँ पर बृहत संहिता, जो बृहत संहिता है वो वराहमिहिर द्वारा लिखा गया है। ठीक है। छोटा सा मैं कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मुगल स्थापत्य कला यानी कि जो मुगल आर्किटेक्चर था सबसे प्रसिद्ध उदाहरण कौन सा है? तो मुगल स्थापत्य कला का सबसे प्रमुख उदाहरण है ताजमहल। ठीक है। ताजमहल कौन बनवाया था? शाहजहां ने। किसके याद में बनवाया था? तो अपने बीबी जो था उसके यहाँ पर याद में ताजमहल बनवाया था। और मुगल काल का जो मुगल काल है, ठीक है, उसका सबसे प्रसिद्ध यहाँ पर आर्किटेक्चर माना जाता है ताजमहल को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्राकृतिक सुरक्षा कवच यानी कि नेचर बैरियर उत्तर दिशा में क्या है? तो भारत के उत्तर में कौन सा है? तो हिमालय पर्वत। ठीक है। भारत का मैप है, वहाँ पर मैं बताया था उस दिन, भारत के जो ये वाला एरिया है, ठीक है, यहाँ पर हिमालय पर्वत स्थित है। और जो पश्चिम है, पश्चिम में क्या है? बंगाल की खाड़ी, पूरब में अरब सागर है, और दक्षिण में हिंद महासागर है। ये सभी याद करते चलिएगा। ठीक है। अरब सागर कहाँ पर है? पूरब में अरब सागर है, पश्चिम में बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण में हिंद महासागर है, उत्तर में कौन सा है? हिमालय पर्वत। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन किस प्रकार की सभ्यता थी? तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो कांस्य युगीन यानी कि नगरीय सभ्यता था। ठीक है। समझ गया कैसा था? कांस्य युगी था इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगला क्वेश्चन है कि चीनी यात्री में से किसी ने प्राचीन भारत की अपनी यात्रा का विवरण लिखा है? तो जो फाहियान और ह्वेनसांग थे उन्होंने अपना यहाँ पर यात्रा के बारे में यहाँ पर विस्तार से लिखते हैं। और ह्वेनसांग जो थे, ह्वेनसांग, वो जो बिहार के विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय, उसके बारे में भी लिखते हैं। ठीक है। और भारत में कब आए थे? 7वीं शताब्दी में भारत आए थे। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो चीनी यात्री ह्वेनसांग थे वो कौन सी शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय के दौरा पे आए थे? तो 7वीं शताब्दी में आया था। ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत की विविधता में एकता यानी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर देख लीजिए, भारत में विभिन्न धर्म है, भाषा भी अलग है, संस्कृति भी अलग अलग है सभी का, लेकिन इन सभी के बावजूद भी क्या है? भारत में एकता का प्रतीक है यहाँ पर। यानी कि इन सभी के बावजूद भारत में कहा जाता है राष्ट्रीय एकता, यानी कि सभी लोग भारत के हैं और सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। भले यहाँ पर अलग अलग धर्म है, हिंदू मुस्लिम है, ठीक है, सिख ईसाई जो भी है, अलग अलग प्रकार से भाषा बोलते हैं, लेकिन सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। तो यही अर्थ है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्राचीन भारतीय शिक्षा
सॉरी यहाँ पर देख लीजिए, जो यूनिट 2 है, अब यहाँ पर यूनिट 2 से शुरू होता है, द नॉलेज सिस्टम ऑफ इंडिया, ठीक है, उससे यहाँ पर शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में गुरुकुल का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली था, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली, उसमें जो शिक्षा था वो था सर्वांगीण विकास और नैतिक मूल्य और ज्ञान सृजन, यानी कि यहाँ पर जो शिक्षा होता था उस सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाता था, यानी कि मनुष्य के यहाँ पर सभी चीज़ का विकास हो, ठीक है, दिमाग के साथ साथ सभी चीज़ का यहाँ पर सभी चीज़ का ज्ञान दिया जाता था और नैतिक मूल्य पर ध्यान दिया जाता था, ठीक है। और उन लोग जो भी सीखते थे उन लोग क्या करते थे, एकांत में जाकर मनन चिंतन करते थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने वाले केंद्र को क्या कहा जाता था। तो मुस्लिम काल में जो होता था मदरसा, सॉरी हाँ, मकतब, मकतब कहते थे। जो मुस्लिम काल में शिक्षा प्रदान किया जाता था वो मकतब में किया जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा यानी कि हाइगर एजुकेशन का मुख्य केंद्र कौन सा था। तो मदरसा था, ठीक है। कौन था, मदरसा था। मुस्लिम काल का उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन यहाँ पर ये नहीं होगा, मदरसा होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में बंगाल और असम क्षेत्र में पारंपरिक शिक्षा के केंद्रों को क्या कहा जाता था। तो जो बंगाल था और असम में जो था शिक्षा केंद्र, उसको क्या कहते थे, टोल, ठीक है, टोल कहते थे, जो बंगाल और असम में था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1835 का मैकाले का विवरण पत्र, ठीक है, जो मैकाले मिनट था, किससे संबंधित था। तो जो 1835 का मैकाले का विवरण था पत्र, वो था अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत, यानी कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का शुरुआत करने से था, ठीक है, जो मैकाले मिनट था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं वुड का डिस्पैच, ठीक है, 1854 वुड्स का डिस्पैच भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, बम्बई, मद्रास की स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो 1857 में हुआ था, 1857, ठीक है। कब हुआ था, 1857 में हुआ था। भारत का जो पहले 3 विश्वविद्यालय था, कलकत्ता में हुआ था, मुंबई में हुआ था और मद्रास में हुआ था। तीनों का स्थापना 1857 में होता है, ठीक है। और 1857 में एक यहाँ पर युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध हुआ था आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत किस नए शैक्षणिक ढांचे यानी कि एकेडमिक स्ट्रक्चर को लागू किया गया था। तो यह जो था 5+3+3+4 ये जो था इसको लागू किया गया था, ठीक है, नई जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। और इसी के तहत आप लोगों का जो कॉलेज है वो कॉलेज 3 साल के बदले 4 साल हो गया है, ठीक है। पहले जो कॉलेज था वो 3 साल का था, लेकिन जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया 2020 में, तो आप लोगों का कॉलेज 4 साल का हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड यानी कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आया था उसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, एक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का वहाँ पर क्या उद्देश्य था। तो उसका उद्देश्य था कि प्राथमिक स्कूलों में न्यूनतम से भौतिक सुविधाएं उपलब्ध करना, यानी कि सभी को यहाँ पर क्या करना, समान शिक्षा प्रदान करना, उसका उद्देश्य था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि नेप 2020 यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार किस कक्षा तक मातृभाषा यानी कि क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा देने पर बल दिया गया है। तो कौन सा कक्षा तक, तो जो कक्षा 5 तक है, कक्षा 5 तक यहाँ पर जो है अपना मातृभाषा यानी कि जो भी सब्जेक्ट में आप लोग बोलते हैं, जो भाषा बोलते हैं आप लोग, उसी भाषा में आप लोगों को पढ़ने का यहाँ पर बल दिया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय किसे माना जाता है जहाँ दुनिया भर से छात्र आते थे। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय था वो विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय माना जाता है, ठीक है। यहाँ पर विदेश से भी लोग आते थे पढ़ने, ठीक है, दुनिया भर से आते थे यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने, ठीक है। और यह कहाँ पर स्थित है, तो यह वर्तमान के पंजाब जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है वहाँ पर स्थित है, ठीक है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, देख लीजिए, नालंदा विश्वविद्यालय किस वर्तमान राज्य में स्थित है। तो यह बिहार में स्थित है। और इसके बारे में और भी जान लीजिए, इसको कौन बनवाया था। तो कुमारगुप्त प्रथम बनवाया था और
इसका डिस्ट्रॉय कौन किया था, विनाश इसका नष्ट कौन किया था, तो बख्तियार जो खिलजी था, खिलजी वंश के शासक बख्तियार खिलजी, उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी की औपचारिक स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका स्थापना हुआ था यहाँ पर 1956 को। ठीक है, 1956 को इसका स्थापना हुआ था। ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अध्यक्ष किस वैज्ञानिक की समिति ने की थी। तो जो डॉक्टर के कस्तूरिरंगन के जो वैज्ञानिक था, उसकी जो समिति था उसका अध्यक्ष किया था 2020 का जो यहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस जयंती के अवसर पर 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो सबको पता है किसका, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, उन्हीं के शुभ अवसर पर हम लोग मनाते हैं शिक्षक दिवस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन गुरुकुलों में छात्रों को मुख्य रूप से किस विधि से शिक्षा दी जाती थी। यहाँ पर मौखिक और श्रुति। ठीक है, मौखिक और श्रुति परंपरा से। मौखिक यानी कि बोलकर, और श्रुति जिसको सुनकर याद करते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते हैं। तो प्राचीन काल में यहाँ पर कॉपी पेन नहीं हुआ करता था। लोग क्या करते थे, गुरुकुल में जाते थे, बैठते थे और वहाँ पर क्या करते थे कि सुन सुनकर यहाँ पर याद करते थे। ठीक है, जो गुरु था उन लोगों को मौखिक रूप से शिक्षा देता था और वहाँ पर सुन सुनकर उन लोग याद करते थे। ठीक है, यानी कि लिसनिंग एंड यहाँ पर रिसिटेशन के द्वारा उन लोग शिक्षा प्राप्त करते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात यानी कि GER को 2035 तक कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है। तो 2035 तक 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, GER यानी कि सकल नामांकन अनुपात। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत में 1882 में शिक्षा के सुधार के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया था। तो जो ब्रिटिश सरकार थे, जो अंग्रेज लोग थे, उन्होंने 1882 में शिक्षा में सुधार करने के लिए हंटर आयोग यानी कि हंटर कमीशन की शुरुआत किया था। ठीक है। यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन है सभी VVI क्वेश्चन है, आप लोग सबको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और आप लोगों का मंडे का एग्जाम है और आप लोगों के पास यहाँ पर संडे का समय केवल है और मंडे का आप लोगों का एग्जाम है, तो अच्छे से पढ़िएगा। और इसके अलावा भी और क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। ऐसे तो मैं आप लोगों को जो 2025-29 जो सेशन है उनका जो एग्ज़ाम हो चुका है नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी का, उनका क्वेश्चन पेपर मैं करवा दूंगा अभी। ठीक है, कुछ देरी में। ठीक है, तो उसको भी कर लीजिएगा और इसको भी कर लीजिएगा। और मैं लास्ट में जो पार्ट 5 रहेगा सभी का एनालिसिस करके, जो मोस्ट VVI है जिसको आने के एग्जाम में फुल संभावना है, वैसे क्वेश्चन को मैं करवाऊँगा पार्ट 5 में। पार्ट 4 में क्वेश्चन करवाऊँगा। ठीक है। चलिए ठीक है, आप लोग पार्ट 5 जितना 5 जो पार्ट दे रहे हैं आप लोगों को, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 और पार्ट 4, पार्ट 5 सभी को कर लीजिएगा। आप लोगों की जो एग्जाम होगा इसी के अंदर से होगा। ठीक है, एक आध दो क्वेश्चन जो है बाहर से आएगा, बाकी जितना भी क्वेश्चन है सब यहीं से मैच होगा। तो बस सब लोग उतना कर लीजिएगा, मैं जितना क्वेश्चन दे रहा हूँ। और आप लोगों को कमेंट भी आता है कि मैं जो क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों को मैच होता है। ठीक है गाइज, तो आप लोग इतना कर लीजिएगा, आप लोगों का अच्छा एग्जाम जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 39 नंबर, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे। तो जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय भारत के जो शिक्षा मंत्री थे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे वो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने थे। जब भारत देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उसके बाद बने थे मौलाना अबुल कलाम भारत के शिक्षा मंत्री। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नेप 2020 के अनुसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि MHRD का नया नाम क्या रखा गया है। तो जो MHRD है उसका नया नाम रखा गया है शिक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, याद करते चलेगा, सभी क्वेश्चन VVI है, तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोगों का वो यूनिट 1 और यूनिट 2 जो था वो दोनों खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आप लोगों को शुरू होता है यूनिट 3 जिसका नाम है द इंडियन इकोनॉमी यानी कि जो भारत का इकोनॉमी है उसको पढ़ना है आप लोगों को यूनिट 3 में। ठीक है, यहाँ पर यूनिट वाइज मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि एक जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप लोगों का एक भी बाहर नहीं आया एग्जाम में। ठीक है, इसीलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर यूनिट वाइज करा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को पढ़ने में भी आसान हो जाए और याद करने भी आसान हो जाए। ठीक है, तो 41 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि स्वतंत्र भारत में नियोजित विकास यानी कि प्लान्ड डेवलपमेंट के लिए योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन का गठन किस वर्ष किया गया था।
इसका जो गठन किया गया था वो किया गया था 1950 में, 1950 में किया गया था योजना आयोग का गठन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग की स्थापना पर 1 जनवरी 2015 को किस संस्था का गठन किया गया था? तो योजना आयोग के स्थान पर, ठीक है, 1 जनवरी 2015 को किसका स्थापना किया गया था? तो नीति आयोग। ठीक है, जो नीति आयोग था, योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग को स्थापना किया गया था 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, याद करके कीजिएगा। ऐसे भी सवाल पूछ सकता है कि नीति आयोग किसके स्थान पर आया है? तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आया है। ठीक है, कब आया है? तो 1 जनवरी 2015 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष यानी कि एक्स ऑफिसियो चेयरमैन कौन होते हैं? तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं? भारत के जो प्रधानमंत्री वर्तमान के रहते हैं। ठीक है, जैसा अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं प्रधानमंत्री भारत के, तो जो नीति आयोग है, नीति आयोग के यहाँ पर जो है एक्स ऑफिसो चेयरमैन अभी नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, तो जो मतलब क्या बोलते हैं, जो वर्तमान के प्रधानमंत्री होते हैं वही बनते हैं नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल से संबंधित है? तो जो भाग यहाँ पर 4 है, भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य क्या स्थापित करना है? तो जो नीति निर्देशक तत्व है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो कल्याणकारी राज्य है, राज्य का यहाँ पर वेलफेयर करना, राज्य का कल्याण करना। ठीक है, जो नीति निर्देशक तत्व है उसका यहाँ पर उद्देश्य है कि जो राज्य है उसका वेलफेयर करना, कल्याण करना। ठीक है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो भारतीय के जो 12 से 35 है, 12 से 35 जो अनुच्छेद है उसके तहत मौलिक अधिकार का प्रदान किए गए हैं। और कितना मौलिक अधिकार हैं? तो 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले भारत में 7 मौलिक अधिकार थे, 7 में से संपत्ति का जो अधिकार था उसको हटाकर 6 कर दिया गया है। ठीक है। और मौलिक कर्तव्य कितना है? तो मौलिक कर्तव्य यहाँ पर 11 है आप लोगों का। ठीक है। और मौलिक कर्तव्य का यहाँ पर भारत के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो 51A में। ठीक है, 51A में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है और टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, सभी को याद कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य दर्ज हैं? तो 11। अभी मैं बताया आप लोगों को कि 11 है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो प्राचीन था कृषि और पशुपालन। जो प्राचीन यहाँ पर भारत में जो अर्थव्यवस्था था, जो भारत का इकोनॉमी था, वो कैसा था? यहाँ पर एग्रीकल्चर और पशुपालन था। ठीक है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन ठीक है, का मुख्य संबंध किस क्षेत्र से था? तो कृषि का उत्पादन यहाँ पर बढ़ गया था। ठीक है, यानी कि यहाँ पर उच्च किस्म के जो था बीज उसको लगाया गया। ठीक है, और लगाया गया तो यहाँ पर ज़्यादा पैदा हुआ। ठीक है, खेती की फसल ज़्यादा हुआ तो उसी को बोलते हैं यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति। और भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, ठीक है, स्वामीनाथन। ठीक है, आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ। एम एस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति, क्वेश्चन आ गया देख लीजिए, एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, हरित क्रांति के जनक है एम एस स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन है कि 1991 के आर्थिक सुधारों के समय भारत में कौन सी नीतियाँ अपनाई गई थी? तो 1991 में जब भारत की आर्थिक स्थिति का सुधार हो रहा था उस समय एलपीजी यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ठीक है, इन सभी नीतियों को अपनाया गया था भारत में। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एलपीजी। यहाँ पर लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं होता है, लिबरल। ठीक है, और पता नहीं निजी से क्या होता है, इंग्लिश में पता नहीं हमको, अभी मैं भूल गया हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि समान काम के लिए समान वेतन यानी कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क संविधान के किस भाग का हिस्सा है? तो यह किसका है? नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, जो भाग कितना में? भाग 4 में है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसी में जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है, 42 जो संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसी में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था।
ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 21वीं सदी में भारत को विश्व आर्थिक मंच पर किस रूप में देखा जा रहा है। तो जो 21वीं सदी अभी है उसमें भारत को विश्व आर्थिक मंच पर यहाँ पर तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था, भारत का जो अर्थव्यवस्था है वो तेजी से बढ़ रहा है, तो इसी के रूप में देखा जा रहा है भारत को। अगला क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्व DPSP, ठीक है, शॉर्ट में बोलते हैं DPSP, किस देश के संविधान से प्रेरित होकर लिए गए हैं। तो जो नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड, जहाँ पर आलू का अकाल पड़ा था आयरलैंड में, वहीं से लिया गया है नीति निर्देशक तत्वों का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षण किसे माना जाता है। तो जो मौलिक अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट उसका रक्षक माना जाता है, प्रोटेक्टर माना जाता है। यदि आप लोगों का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और यहाँ पर अपना जो है वो केस फाइल करा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में रेशम मार्ग, ठीक है, पर रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट से भारत का व्यापार मुख्य रूप से किस देश से होता था। तो जो प्राचीन भारत था वहाँ पर रेशम मार्ग से चीन और मध्य एशिया और यूरोप, ठीक है, चीन और मध्य एशिया यानी कि यूरोप में होता था कि सिल्क रूट के से व्यापार। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारत का मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर क्या है, सार्वजनिक, सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता का विचार भारतीय संविधान के किस भाग में निहित है। तो सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता का विचार भारत के जो प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व है उसमें, ठीक है, निहित है यानी कि उसमें बताया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि संविधान के कौन सा अनुच्छेद प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार यानी कि राइट टू एजुकेशन बनाता है। तो जो भारत के अनुच्छेद 21A है जिसमें बताया गया है सभी को समान शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका स्थापना हुआ था 1885 में। ठीक है, वहाँ पर यूनिट 3 खत्म हो गया और यूनिट 4 जो है वो शुरू हो गया, और यूनिट 4 का नाम है द मेकिंग ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडिया। ठीक है, चलिए यूनिट 4 में आप लोगों को पढ़ना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है 61 नंबर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो 1885 में हुआ था, और इसका स्थापना कौन किया था। तो A.O. ह्यूम, ठीक है, जो A.O. ह्यूम थे उन्होंने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो जो 1857 यहाँ पर संग्राम शुरू हुआ था जिसको प्लासी का युद्ध भी बोलते हैं, मैं आप लोगों से कमेंट में पूछा था कि 1857 में कौन सा युद्ध हुआ था। तो प्लासी का युद्ध हुआ था, और कहाँ से शुरू हुआ था। तो यह मेरठ से शुरू हुआ था। ठीक है, मेरठ से शुरू हुआ था प्लासी का युद्ध जो 1857 में शुरू हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ब्राह्मण समाज की स्थापना 1828 में किसके द्वारा की गई थी। तो जो यहाँ पर ब्राह्मण समाज था उसका स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो जो आर्य समाज थे उसका संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। ठीक है, जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे वो आर्य समाज के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सफल सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था। तो चंपारण में किया था, 1917 में शुरू हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो जो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो प्रत्यक्ष अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रारूपिक समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष। ठीक है, दोनों में या दोनों को याद कीजिएगा, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, जबकि जो यहाँ पर संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जबकि यह कब बन गया था, 26 नवंबर 1949 को पर बन के तैयार हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत की विदेशी नीति पंचशील सिद्धांत पर किन दो देशों ने हस्ताक्षर किए थे।
तो जो पंचशील सिद्धांत थे उन पर जो दो देश थे कौन कौन, पर भारत और चीन। ठीक है, भारत और चीन जो थे पंचशील सिद्धांत पर यहाँ पर साइन करते हैं 1954 में। लेकिन यहाँ पर उसी में यहाँ पर क्या किया गया था कि हिंद यहाँ पर भारतीय चीनी भाई भाई उसी में कहा गया था जब पंचशील सिद्धांत पर हस्ताक्षर किया गया था। लेकिन जो 1961 में क्या हुआ था कि 1961 में जो चीनी जो फोर्स थे उन्होंने भारत पर आक्रमण कर दिया था, और जो भारत के कई ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर उन लोग कब्जा कर लिए थे। ठीक है, यहाँ पर पंचशील समझौता में यही हुआ था कि जो भारत है, भारत ना चीन पर आक्रमण करेगा और चीन ना भारत पर आक्रमण करेगा। ठीक है, लेकिन जो चीन वाले थे चीन भारत पर आक्रमण कर देते हैं 1961 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के संस्थापकों में भारत के कौन से नेता शामिल थे। तो जो गुट निरपेक्ष आंदोलन था उसमें कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो शामिल थे। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड अलग राज्य के रूप में किस स्थिति को अस्तित्व में आया। सबको पता है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 नवंबर को झारखंड राज्य की स्थापना किस महान आदिवासी नेता के जयंती पर की गई थी। तो बिरसा मुंडा जो है, भगवान बिरसा मुंडा, उन्हीं के जन्म पर हुआ था। जो झारखंड थे 15 नवंबर उन्हीं के जन्म पर हम लोग मनाते हैं झारखंड का स्थापना दिवस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि पेशा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो जो पेशा एक्ट था, पेशा कानून, वो 1996 में पारित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पेशा का पूर्ण रूप क्या है। तो पेशा का पूर्ण रूप है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल अरेस्ट एक्ट। ठीक है, ये फुल फॉर्म है, याद कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ पर एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में पेशा कानून का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो झारखंड में जो पेशा कानून है उसका उद्देश्य है कि अनुसूचित जो क्षेत्र में ग्राम सभाओं का स्वायत्तता और पारंपरिक अधिकार देना, यानी कि जो अनुसूचित क्षेत्र है जहाँ पर अनुसूचित ग्राम है वहाँ पर जो पारंपरिक उन लोगों का अधिकार है उनको देना। ठीक है, और उन लोगों का जो अधिक स्वायत्तता देना, यानी कि उन लोगों का जो मर्जी है, ठीक है, उन लोग अपना से कर सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के 73वें संशोधन जो 1992 में हुआ था तो किससे संबंध था। तो जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था वो पंचायती राज व्यवस्था था। ठीक है, इसमें क्या किया गया था कि जो महिलाएं थे महिलाओं को यहाँ पर 33% आरक्षण दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में किसने की थी। तो जो सत्यशोधक समाज था उसका स्थापना किए थे ज्योतिराव फुले। ठीक है, जो ज्योतिराव फुले थे उन्होंने जो शोधक समाज था उसका स्थापना करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो 1942 में हुआ था। ठीक है, और यहीं पर महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, करो या मरो का नारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल में धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेकुलर शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो यह जो धर्मनिरपेक्ष शब्द था, सेक्युलर वर्ड था, उसको संविधान संशोधन जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। ठीक है, वहीं पर इसको जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्ष शब्द। ठीक है, और जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें मौलिक कर्तव्य को भी ऐड किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ हुआ था, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था और जो था मौलिक कर्तव्य उसको भी शामिल किया गया था। और आज के लिए आखिरी क्वेश्चन है कि त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था यानी कि 3 टायर पंचायत राज की सिफारिश किस समिति ने की थी। तो जो बलवंत राय मेहता की समिति था उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की शुरुआत करते हैं। ठीक है गाइज, तो ये रहे आप लोगों का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन साथ में करवा दिया हूँ। काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि इसका ऑप्शन दिया रहेगा कि नहीं दिया रहेगा, तो आप लोगों को ऑप्शन भी रहेगा और जो सही होगा, मान लीजिए यहाँ पर ये सही है तो जो हमारा सीट होगा तो पर खोजना होगा क्वेश्चन नंबर कितना है और उसका जो ए सही है तो ए में यहाँ पर रंगना होगा। ठीक है, यहाँ पर ए रहेगा, बी दिया रहेगा और सी रहेगा और डी रहेगा। ठीक है, यहाँ पर गोला किया रहेगा। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर ये 40 है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे नहीं 40 मान लेते हैं, 40 है तो यहाँ पर 40 का मान लीजिए सही हुआ है ए, तो यहाँ पर हम लोग ये को रंगेंगे इसे। ठीक है, ये को रंगेगा और एक में एक ही रंगना है। मान लीजिए ऐसा नहीं कि यहाँ पर रंगे फिर काट के फिर दूसरा रंग रहे हैं, ऐसे कीजिएगा तो आप लोगों को नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बस इतना ही आज की वीडियो में, और आप लोग कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा भी और वीडियो मैं लाऊंगा लाने के लिए। और आप लोगों का जो इसका PDF है इंग्लिश में चाहिए तो आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिएगा 93014833
6451। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इंग्लिश में इसका PDF भेज दीजिए, मैं सभी का PDF इंग्लिश में भेज दूंगा, बस आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक, बस इतना ही। और आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए एग्ज़ाम का, आप लोगों का मंडे का एग्ज़ाम है। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम कीजिए। ठीक है गाइज, धन्यवाद।